नमस्कार दोस्तों, कल जैसे हमने क्लास में पढ़ा था कि सामग्री संकलन और हस्तलेखों का संकलन में, तो आज उस पर मैं अपने विचार बताने वाली। जैसे कि हमने कल पढ़ चुका था प्रत्यक्ष शोध के बारे में, मैंने आपको टॉपिक को बता दिए थे कि इसमें क्या क्या जरूरी होते हैं, जैसे कि अवलोकन करना, साक्षात्कार करना, अनुसूची तैयार करना, ये सब क्या होते हैं हमारे प्रत्यक्ष शोध के अंतर्गत आते हैं। और अब मैं बताने जा रही हूँ, आज का टॉपिक है हमारा अप्रत्यक्ष शोध। अप्रत्यक्ष शोध में हम इस प्रकार से इसमें हमारी प्रश्नावली तैयार की जाती है, फिर उसके बाद समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन में किस प्रकार से हम अपने रूपरेखा देते हैं उसको। फिर थर्ड है हमारा साक्षात्कार, दूरभाष साक्षात्कार होता है। फिर समाचार पत्र, पत्रिकाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष शोध के अंतर्गत ये 4 प्रकार के बिंदु हमारे सामने, जिसको मैं बताने जा रही हूँ। थर्ड है हमारा हस्तलेखन। हस्तलेखन में क्या क्या सामग्री हमें उपलब्ध होती है वो सब। तो आज का टॉपिक है अप्रत्यक्ष शोध, जो कि देखो प्राथमिक तथ्यों के संकलन के दौरान शोधकर्ता ऐसे स्रोतों का उपयोग करता है जो अध्ययन क्षेत्र में बिना जाए ही तथ्य संकलन में उसकी सहायता करे। वह सब क्या है अप्रत्यक्ष शोध के अंतर्गत आते हैं, जिस पर हमारे 4 बिंदु इस प्रकार से है। पहला है प्रश्नावली तैयार करना। प्रश्नावली तैयार करना मतलब कि प्रश्नों की सूची डाक के माध्यम से उत्तरदाताओं को भेजी जाती है और वे सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर शोधकर्ता के पास वापस फिर भेजा जाता है। इस प्रकार के प्रविधि से शोधकर्ता और उत्तरदाता के मध्य एक प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से वो सामग्री का संकलन वहाँ पर करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से आप किस प्रकार से सामग्री अपना संकलन कर सकते हैं। तो इस शोध की उपयोगिता तभी होती है जब अध्ययन क्षेत्र हमारा विस्तृत हो और शोधकर्ता उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क ना करें, जिसके अलावा उत्तरदाताओं का इतना शिक्षित होना आवश्यक है कि वो प्रश्न को समझकर शोध में सहायक सिद्ध होने वाले उत्तर दे सके। तो इसके अभाव में एक मध्यस्थ व्यक्ति को भी खोज जरूरी होती है कि उसके बीच में कोई संपर्क स्थापित करने के लिए बीच में कोई व्यक्ति रहे, जिसके द्वारा से हम यह प्रश्नों को एक डाक के द्वारा प्रश्नों को पहुँचा के हम उत्तर को हम उनसे द्वारा हम ले सकते हैं करके। तो इस प्रकार से हम प्रश्नावली तैयार करते हैं। तो इसमें अधिकतर होता है जैसे कि कोई जीवित साहित्यकार या लेखक को हम ले रहे हैं इस विषय के अंतर्गत, और वो हमारे हमसे बहुत दूर रह रहे हैं। तो जब वो दूर रहते हैं तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि उनसे संबंधित, उनके रचनाओं से संबंधित या उनके जीवन से संबंधित या वो किस शैली भाषा का प्रयोग करते हैं उससे संबंधित हम उन्हें प्रश्नावली एक क्वेश्चन तैयार कर देते हैं। फिर उनको हम डाक के द्वारा या आजकल मोबाइल के द्वारा भी हम क्वेश्चन भेज सकते हैं। पर वह क्या होता है, उतना प्रमाणित नहीं होता है, जितना क्या है वह हस्तलिखित हो क्या होता है, वह हमें शुद्ध और सही प्रमाणित रूपों में हमें वह शुद्धता प्रदान करता है और वह सही रहता है। तो नेक्स्ट फिर हमारा टॉपिक है समाचार पत्र, आकाशवाणी और दूरदर्शन। आकाशवाणी और दूरदर्शन क्या है, तो इसमें आता है समाचार पत्र, आकाशवाणी और दूरदर्शन में क्या है प्राथमिक सामग्री संकलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन यह साधन विकासशील और विकसित देशों में अधिक उपयोग किए जाते हैं। कि जहाँ पर विकसित देश है वहाँ पर ये सारी सुविधाएं होती हैं, तब उसका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए हम विशेष अवसरों पर कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं, जिसमें श्रोताओं और दर्शकों से भी अपील की जाती है कि इस कार्यक्रम के संबंध में कोई जानकारी उनके पास है या अपने विचार वह व्यक्त कर सकते हैं। तो अपील को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें कार्यक्रम के दौरान पुरस्कार भी रखा जाता है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर उपस्थित हों और उस कार्य को और उस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भागीदारी लें, हिस्सेदारी लेके उस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा और एक सुचारू रूप दे। इस कारण से हम अपना प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, उसके माध्यम से हमें बहुत सारे सामग्री का हम संकलन हम कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि साक्षात्कार और दूरभाष साक्षात्कार। तो साक्षात्कार क्या होता है, उसमें भी 3 प्रकार के तथ्य हैं, जिसके द्वारा से हम क्या बोलते हैं हम साक्षात्कार लेते हैं। उसका पहला है जैसे उसमें तालिका बनाना, दूसरा है प्रश्नावली तैयार करना, तीसरा है कि अभिमत पत्र तैयार करना। तो जिस विषय से सामग्री हमें प्राप्त
प्राप्त हो सकती है, तो शोधकर्ता प्रश्नकर्ता को किसी प्रपत्र के प्रश्नों को उत्तर भरने के लिए देता है, जिसे वह सही प्रश्नों को चिन्ह लगाता है, उसे वह तालिका कहा जाता है। और जब किसी व्यक्ति के पास प्रश्नों के रूप में भेजा जाता है, तब वह क्या होता है, वह प्रश्नावली होता है। और जब किसी व्यक्ति का मत लेना हो, तो वह क्या होता है, अभिमत पत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से साक्षात्कार में 3 प्रकार की हम तालिका बना के हम प्रश्नावली तैयार करते हैं। पहला होता है तालिका, दूसरा प्रश्नावली और तीसरा होता है अभिमत पत्र। तो प्रश्नावली प्रणाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से अनेक उत्तर प्राप्त हो जाते हैं और प्रश्नों के निर्माण में सावधानी बरतना भी हमें आवश्यक है कि किस प्रकार के प्रश्न हो कि वह उसमें अनिश्चितता ना हो और वह सही प्रश्न पूछे जाए, गलत नहीं हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रश्न स्पष्ट हो और उनकी शब्दावली से किसी प्रकार का भी भ्रम उत्पन्न ना हो। ये पहले हमें तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि प्रश्न ऐसा हो कि वह स्पष्ट शब्दावली में लिखा हो और सामने वाला व्यक्ति को उसे वह भ्रमित ना करता हो प्रश्न से, वो भ्रम की स्थिति उसके सामने उत्पन्न ना हो, इसका ध्यान रखें। और प्रश्न ज़्यादा अधिक लंबे ना हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए, संक्षिप्त हो और प्रत्यक्ष रूप से हो और वह समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके, इस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। फिर आता है, हमें और देखना पड़ता है कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न हो। तो प्रश्न लंबे ना हो तो वह निबंध जैसा लगेगा, तो तब कोई व्यक्ति इसका उत्तर देने में लापरवाही बरतेगा। इस प्रकार का भी हमें प्रश्न नहीं देना चाहिए कि वह एक निबंध का रूप ले लेगा प्रश्न। तो और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें कि जिन प्रश्नों का उत्तर पुस्तकों से उपलब्ध है, उन्हें पूछना अप्रासंगिक रहता है और रचनाकार तब संदेह कर सकता है कि अपने विषय को अच्छी तरह समझे या पढ़ नहीं पाए, है ना, पढ़ा नहीं है। इस प्रकार से हमें देखना पड़ता है। फिर एक प्रश्न में एक समस्या का उल्लेख होना चाहिए, एक ही प्रश्न में अनेक प्रकार के प्रश्न ना, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रश्न पर्टिकुलर एक ही प्रश्न के लिए रहना चाहिए, अनेक उसमें और भी विभिन्न प्रश्न ना हो, इसलिए वह अनावश्यक विस्तार से वो बड़ा हो जाएगा और वह सही उत्तर देने पाने में उसे समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साक्षात्कार में हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। फिर दूरभाष साक्षात्कार क्या होता है? दूरभाष साक्षात्कार क्या होता है कि सामग्री संकलन के इस शोध का उपयोग वर्तमान समय में भी उल्लेखनीय है। एक शोधकर्ता आसानी से अगर उत्तरदाताओं तक नहीं पहुंच सकता है, तो वह दूरभाष के द्वारा क्या बोलते हैं, चुने हुए व्यक्तियों से संपर्क करता है और अनुसंधान से संबंधित विषय पर प्रश्न का उत्तर प्राप्त करता है। तो ये भी हमें देखना पड़ता है कि तुलनात्मक रूप से वह कम समय में ज़्यादा से अधिक लोगों से संपर्क कर लेता है और वह एक अच्छा श्रोता हो जाता है। लेकिन टेलीफोन से प्राप्त सूचनाओं को एक प्रमाणित और संदेहपूर्ण है, क्योंकि लिखित जो सूचनाएं होती हैं वह क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। और इस प्रकार से वह हमें बहुत जरूरी है कि एक शोधार्थी दूरभाष के उत्तर को लिखकर दूरभाष की सूचना के हस्ताक्षर के लिए निवेदन उनसे कर सकता है। कोई भी शोधार्थी है तो जिसको वो प्रश्न दे रहा है तो उनसे वह हस्ताक्षर में एक लिखित पत्र में वह ले सकता है और डाक के द्वारा वह मुझे स्वयं इन चीज़ को भेज देगा, तो वह प्रमाणित हो जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती है कि हम सामग्री संकलन में किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार से प्रश्नावली तैयार करते हैं। समाचार पत्र हो गए, आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रश्नावली, आत्म साक्षात्कार। फिर नेक्स्ट आता है इसमें हमारा टॉपिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं के द्वारा हम किस प्रकार से सामग्री संकलन करते हैं। तो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं द्वारा जनहित में अपील के प्रसारण का निवेदन करके संपादकों या संबंधित प्रतिनिधियों से मिलकर भी प्रश्नावली के प्रचार द्वारा संबंधित को हम उत्तर के लिए प्रेरित करते हैं कि समाचार पत्र तो संबंध और सहमति के आधार पर प्रश्नावली को अपील बतौर प्रकाशित कर सकते हैं। तो यह भी एक अच्छा माध्यम है कि इस दृष्टि से भी हम समाचार पत्रों या पत्रिकाओं से भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। कुछ पत्रिकाएं विषय से संबंधित होती हैं। यदि शोधार्थी संपादक को पत्र लेकर निवेदन करता है तो उससे संबंधित उसे विशिष्ट प्रकार की पत्रिकाएं भी उपलब्ध हो जाती
वह शोधार्थी उसमें प्रश्नावली करके उस पत्रिकाओं के माध्यम से अपने जो भी सहभागी हैं उनसे अपील कर सकता है, उनसे पहल कर सकता है। इस प्रकार से विभिन्न तरीके से वह बहुत सारी सामग्री का वह अपना संकलन वह कर लेता है। नेक्स्ट आता है फिर हमारा हस्तलेखन क्या है। हस्तलेखन सामग्री क्या होता है, तो यह सामग्री क्या होती है, हस्तलेखन जो लिखी हुई सामग्री, तो यह हस्तलेखन स्पष्ट होनी चाहिए। हस्तलेखन क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा आता है इसमें आवश्यक एवं अतिरिक्त चिन्हों का प्रयोग भी स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। तो इसमें हम जैसे जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करें, जहाँ पर पूर्णविराम का उपयोग करें या कॉमा का उपयोग करें या बिंदु का प्रयोग, तो हमें सही जगह पर चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए हस्तलेखन में। अपने स्वयं से लिखे हुए जो भी हम कहीं पर से किसी का उदाहरण या कोई हम अवतरण ले रहे हैं तो उससे संबंधित हमें किस प्रकार से उसमें जहाँ कॉमा है, डैश है, इन्वर्टेड कॉमा है, फुल स्टॉप है, ये सारी चीज़ों को हम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए हम अपने हस्तलेखन का कार्य करते हैं। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है कि लिखने के लिए सामान्यतः बिना लाइन वाले कागजों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा इसमें तिथि का उल्लेख भी होना चाहिए, इससे प्रमाणित और विश्वसनीयता बनी होती है। फिर नेक्स्ट आता है कि ध्यान से सुनने के पश्चात ही लिखना एक वैज्ञानिक तरीका है। फिर आता है नेक्स्ट इसमें हस्तलेखन के समय लिखने की गति भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है कि आप किस गति में लिख रहे हैं। फिर अगला पॉइंट आता है कुछ समय के व्यवधान से प्राप्त सामग्री का परीक्षण भी हमें करते रहना चाहिए। लेखन के पश्चात हमें ध्यान रखना चाहिए कि अक्षर सीमा, शब्द सीमा या वाक्य सीमा का भी ध्यान हमें रखना आवश्यक है। और सामग्री का आकलन क्या बोलते हैं उसी प्रकार होना चाहिए कि जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हम उसमें लिखें। अनावश्यक उसमें हम काट छाट ना करें और अपने अनुसार से हम उसमें कुछ भी जोड़ने का प्रयास ना करें। जहाँ से हमें जैसे ही हम जिस प्रकार से उदाहरण ले रहे हैं वैसे ही हम इन्वर्टेड कॉमा या इन्वर्टेड चिन्हों के द्वारा हम उसे लिखने का प्रयास हम कर सकते हैं। तो ये था आज के टॉपिक में हमारा सामग्री संकलन और हस्तलेखन का संकलन। आज यहाँ पर ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। नमस्कार।